हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में DFCCIL के लिए, ठीक है, जनरल साइंस का पार्ट 1 है। इससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर पूरे करा दिए हैं और ये जनरल साइंस का पार्ट 1 का वीडियो है। आप देखिए, आपको इस वीडियो देख करके काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा है कि पीएच स्केल जो होता है रेंज में कहाँ से कहाँ होता है। तो ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 0 से लेकर कितना 14 तक होता है। लेकिन सिर्फ इतना से आपको काम नहीं चलेगा। चलिए एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ इसमें कि और आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको पीएच स्केल से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो स्किप ना हो सके। ठीक है, पहली बात कि पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया है। खोज तो किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। सोरेनसन ने किया है। और ये कब किया था, तो 1909 में किए थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो न्यूट्रल होता है 7 और 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, पीएच और 14 तक जाता है। ठीक है, मतलब अगर 7 से कम है इधर की तरफ है तो कैसा है, एसिड है, एसिड। और 7 से अधिक है तो क्या होगा, बेस। एसिड को आप क्या बोलते हैं, अम्ल, और बेस को क्षार बोलते हैं आप। ठीक है, चलिए अब इतना से भी काम नहीं चलेगा। और आप देखिए जैसे कि पीएच प्लस में POH, इस टोटल को हम क्या मानते हैं, तो 14 मानते हैं। इस टोटल का वैल्यू 14 होता है। अगर आपको इसमें कोई एक पूछ ले और कोई एक वैल्यू दे दे तो आपका निकल जाना चाहिए। इससे आगे देखिए और क्या होता है। जैसे कि आप अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन देखेंगे और अल्कोहल का कंसंट्रेशन देखेंगे तो इसको क्या होता है, ये कितना होता है, 10⁻⁻14 के बराबर होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें यूज भी करने आना चाहिए। 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है। जब तक इस दोनों को हमें यूज नहीं करने आएगा तब तक डिफ़िकल्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखिए इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आप देखिए। देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन में क्या करता है ये कभी कभी कि आपको पीएच दे देगा और इसका ना वो पूछ लेगा, क्या कंसंट्रेशन पूछ लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये पीएच वैल्यू है, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको पीएच दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, H+ कंसंट्रेशन दे दिया आपको। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा। जैसे कि सपोज कीजिए होता क्या है कि पीएच का वैल्यू अगर आपको 2 है तो H+ कंसंट्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻²। ये कैसे होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ये पीएच का वैल्यू अगर सपोज कीजिए 4 है तो H+ कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻4 होता है। सिमिलरली और क्या होता है कि जैसे ये H+ कंसंट्रेशन में उसी तरह OH- में भी होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम इसके लिए क्या लिखे, OH- के लिए ये होता है पीएच वैल्यू जो होता है H कंसंट्रेशन के लिए होता है और OH- जो होता है किसका, OH कंसंट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ POH अगर ले लूँ, ठीक है, ये यहाँ से ये पार्ट डिफरेंट है और ये मैं अभी अलग दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए और यहाँ पे हम क्या देखिए, OH कंसंट्रेशन देख लिए। तो अगर इसका भी वैल्यू अगर सपोज कीजिए 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻²। मतलब सिमिलर होता है दोनों। ठीक है, अगर इसका वैल्यू यहाँ पे अगर 4 ले लेते हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये आता कैसे है इससे, ये भी आप देखिए। जैसे कि क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए आपको निकालना है पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू निकालना है आपको, H+ कंसंट्रेशन में दिया तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस लॉग और H+ जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इस H+ कंसंट्रेशन में क्या अगर ये दिया है वैल्यू तो आप इस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो ये क्या है, -2 आगे चला जाएगा, क्योंकि आपको लॉग के पावर में जो होता है लॉग के साथ ये है, उसके पावर में जो होता है वो लॉग के आगे चला जाता है। इसी तरह होता है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस और ये कितना हो जाएगा, लॉग, और उसके साथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻⁻²। ठीक है, अब आप इसको आगे लेके आ जाइए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2 और लॉग कितना हो गया 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 आ गया। तो आपको ये पता चल गया कैसे निकलता है। बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर इसका भी फार्मूला होता है। जैसे कि POH अगर आपको बोले तो माइनस लॉग, और यहाँ पे जैसे H कंसंट्रेशन था तो यहाँ पे अब इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा ये, तो OH- का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको अब ये बात पता चल गया इससे कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इससे और एक्स्ट्रा डाटा देकर आपको पूछ ले, वो क्या पूछ सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए वो और ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर सपोज कीजिए कि आपको वैल्यू दे दिया इसमें, ठीक है, इसमें वैल्यू दे दिया पीएच यानी कि POH में वैल्यू दे दिया और आपसे कंसंट्रेशन में पूछ लिया, तो कुछ भी में चाहे पूछ ले वो क्यों ना आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे कि जब भी आप PH+ में POH लिखिएगा = में 14, तो आपको यहाँ से कोई भी एक डाटा दिया हो तो आपका दूसरा डाटा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ें। चलिए देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता तो रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर पॉइंट दूं, ताकि आपको डायरेक्ट जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए कैडमियम का छड़ लिख दे चाहे बोरोन का छड़ लिख दे, दोनों बात बराबर ही होता है, ठीक है। और में करके दे देता है कभी कभी। तो इसका यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो जाता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, अवशोषित करने के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पहले आपको बताता हूँ। ये तो आंसर हो गया इसका, और थोड़ा कंसेप्ट देखिए क्या है इसका। देखिए इसका कंसेप्ट ये होता है कि होता क्या है कि जैसे कि मतलब जो आप तो पहले ये जान गए कि मतलब इसका यूज जो होता है कैडमियम छड़ का, ये क्यों होता है कि न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए। अब जो चेन रिएक्शन होता है ये कैसा होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। इस न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं कि हम जो फ्यूल है हमारे पास उसका बम्बार्डिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूरेनियम हो गया, ठीक है, 92 और 235, यूरेनियम चाहे प्लूटोनियम कोई भी ले लिए। तब ये एक न्यूट्रॉन जो होता है ये 3 न्यूट्रॉन में बट जाता है, ये 3 न्यूट्रॉन में बट जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें इस 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लेना पड़ता है, ऑब्जर्व कर लेना पड़ता है। तो यही ऑब्जर्व करने के लिए कैडमियम का क्या करते हैं, छड़ को लगा करके रखते हैं, ठीक है, कैडमियम या बोरोन का, ठीक है। और अब ये एक न्यूट्रॉन जो है फिर आगे प्रोसेस के लिए चला जाएगा, तो फिर इससे क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ। और यहीं अब इसी को क्या करेंगे, अगर ये प्रोसेस में क्या होगा कि यूरेनियम का हम यहाँ पे बम्बार्डिंग कर देंगे, ठीक है, 235 का कोई भी जो फ्यूल है उसका, और यहाँ पे अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो पहले 3 में टूटा, ठीक है। अब आगे ये फर्दर ये 3 में टूटेगा, ये 3 में, ये 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, इस मतलब ये क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा अनकंट्रोल रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंट्रोल रिएक्शन होता है, कंट्रोल रिएक्शन होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, तो हमें क्या जवाब देना है, कंट्रोल रिएक्शन होता है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 को ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, फिर एक से अपना काम ले रहे हैं। लेकिन ये अनकंट्रोल कहाँ होता है, तो ये होता है एटम बम में। एटम बम इसी बेसिस पे काम करता है, अनकंट्रोल रिएक्शन पे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होइएगा, 2 चीज़ होता है, एक होता है कंट्रोल, एक होता है अनकंट्रोल, ठीक है। तो जो कंट्रोल होता है इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करके अपना जो कुछ भी जैसे कि बिजली जनरेट करना है, जो कुछ भी जो पर्पस है अपना वो करते हैं कंट्रोल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है वो क्या होता है, ना यानी कि जो नाभिकीय होता है वो संलयन होता है या विखंडन होता है, क्या होता है, यानी कि फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, तो विखंडन होता है, मतलब टूटता है चीज़ें, क्या होता है, विखंडन होता है। जैसे कि एक बड़ा नाभिक है तो ये छोटा छोटा में टूट जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या यहाँ पे एनर्जी दे देगा, तो यहाँ क्या होता है, विखंडन होता है, मतलब इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। और जैसे कि ये संलयन कहाँ पे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संलयन जो होता है यानी कि फ्यूजन जो होता है ये होता है सन के अंदर। जैसे कि छोटा छोटा जो नाभिक होता है ये जुट करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, और प्लस में क्या, एनर्जी जनरेट होता है। तो ये संलयन होता है कहाँ, सन के अंदर होता है, ठीक है। सन और तारा के अंदर ये संलयन होता है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, मतलब हर एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं हमें भी नहीं पता, लेकिन इस डिस्कशन से जरूर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मतलब जैसे कि ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, लेकिन शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगर हम इसको क्या करें कि अगर हम इसको गर्म करेंगे, तो जैसे कि कोई भी चीज़ होता है ना कि जनरली चीज़ों क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, पहले लिक्विड होता है उसके बाद वेपर। लेकिन नहीं, अगर ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ठोस है CO2, तो अगर आप इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं, तो ये डायरेक्ट लिक्विड ना होता है, ठीक है,
लिक्विड ना होता है, ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट वेपर बन जाता है, वेपर बन जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन को जब अंदर लेते हैं, निगलते हैं, तो कंठ छिद्र जो होता है कवर द्वारा खुले गए द्वार को क्या कहते हैं। जैसे कि आप सिंपल भाषा में पहले इसको समझिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। देखिए सपोज कीजिए कि आपका ये जैसे कि भोजन मार्ग जो होता है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका कंठ है, ठीक है, कंठ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप जो भोजन लेते हैं बाहर से, तो यहाँ एक ऐसे पत्ता नुमा आकार का लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इपोग्लोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब आप भोजन को अंदर लेते हैं उस टाइम में ये इस चीज़ को यहाँ से हट जाता है, इसको खोल देता है, अंदर जाने देता है। तो ये यही पूछ रहा है, ये मार्ग जो खुलता है इस मार्ग को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वर तंत्र, यानी कि लैरिनेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैरिनेक्स, और हिंदी में क्या, स्वर यंत्र बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ जो ढका रहता है किस चीज़ से ढका रहता है, तो इसको बोलते हैं इपिग्लोटिक्स। ठीक है, आप समझ गए होइएगा चीज़ों को। और ये खुलता जो मार्ग है, इस मार्ग को क्या बोलते हैं, तो स्वर तंत्र या लैरिनेक्स बोलते हैं इस मार्ग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा और तापीय धारिता निर्भर होती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप देखिए, पहले इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और एक कह रहा है किसका, तो तापीय धारिता, मतलब इंथैल्पी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंथैल्पी बोलते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी जो होता है mCp और डेल्टा टी होता है। यहाँ पे आपको अभी m और cp से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस टेम्परेचर से मतलब है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही रिलेशन दिया है। और इंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, mCp। देखिए यहाँ पे mCv होता है इंटरनल एनर्जी में, और यहाँ पे होता है mCp और डेल्टा टी होता है। देखिए ये भी क्या होता है, एक एनर्जी होता है। अब यहाँ पे ये Cp क्या है, तो ये है एक्चुअली हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे है। और यहाँ जो आप Cv देखे हैं, ये क्या है कि ये भी हीट कैपेसिटी है, लेकिन किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपको अभी इन दोनों चीज़ से कोई मतलब नहीं, मास से और हीट कैपेसिटी से मतलब नहीं। आपको सिर्फ ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो ये आदर्श गैस जो होता है, आंतरिक इसमें जो एनर्जी होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, ये किस पे निर्भर होता है। ठीक है, मतलब डिपेंड होता है। तो ये दोनों के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये दोनों होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ताप। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो देखिए सिरका और बेकिंग क्रिया मतलब जो इसका दोनों का अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड को मिलाया जाता है। अब अगर आप किसी भी दो कंपाउंड को मिलाते हैं तो एक्चुअली 3-4 प्रकार का रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन आपको हमेशा पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए कोई कंपाउंड ए है और प्लस में कोई कंपाउंड बी है। अगर ये दोनों कंपाउंड, ये कोई भी कंपाउंड है, ये तो आपको रिएक्शन में देखने को यहाँ मिल जाएगा, वो अलग अलग कंपाउंड हो सकता है। इसका मैं आगे एक आपको मतलब समझाऊंगा भी, अलग अलग कंपाउंड भी लेकर के, लेकिन अभी आप पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट यही है, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो अगर ये ए प्लस दोनों अगर कंपाउंड एक साथ अगर जुड़ गया, ए बी बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन, संयोजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जुट गया। अगर यही में ए प्लस ए और बी होता, ए इंटू बी होता, अगर ये दोनों टूट जाता ए प्लस में बी में, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो वियोजन बोलते हैं, वियोजन। इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तो अपघटन बोलते हैं। वियोजन बोल दीजिए, या कभी कभी आपको क्वेश्चन में अपघटन भी मिल जाएगा, अपघटन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दो। अब इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे कि ए और बी दिया है, प्लस में सी दे दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि सपोज कीजिए कि बी को छोड़ दीजिए, ए सी के साथ मिल गया, ठीक है, और प्लस में बी को अलग कर दीजिए, या तो और क्या कर दिया कि बी सी के साथ मिल जाएगा और ए को अलग कर दिया। मतलब सिंपल बात है कि इसमें से कोई एक जाकर इसके साथ मिल जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो एकल विस्थापन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया। इसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन,
विस्थापन। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ए बी की जगह वो कंपाउंड करेगा और दूसरा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब ये तो एकल विस्थापन हो गया, मतलब क्या, एक कंपाउंड टूट करके और किसी और एक कंपाउंड में जुड़ जा रहा है तो एकल विस्थापन है। और यहाँ पे और क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बनता है क्वेश्चन कि यही अगर ए बी प्लस में सी डी, यहाँ भी दो कंपाउंड है, यहाँ भी दो है, अगर ये दोनों कंपाउंड टूट करके एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, मतलब सपोज कीजिए कि ए सी के साथ बना लिया कंपाउंड और प्लस में बी अगर डी के साथ बना लिया कंपाउंड, तो इस टूटने की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो द्विविस्थापन बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये टर्म, तो आप इसको ध्यान रखना है आपको कि अगर इस तरह से कंपाउंड टूटेगा और इस तरह से जुड़ जाएगा तो द्विविस्थापन, ये एकल विस्थापन, ये संयोजन और वो वियोजन था, ठीक है। तो आप सबको ध्यान रखना है चारों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सभी इकाइयों का परमाणु भार किस तत्व के संदर्भ में मापा जाता है। तो देखिए परमाणु भार जो मापा जाता है ये कार्बन के संदर्भ में सबका मापा जाता है। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसका मास नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या 6 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको इससे बन सकता है अच्छा क्वेश्चन। वो क्या बन सकता है, देखिए कह रहा है कि किसी पिंड में स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो आप तो ये तो बहुत आसान है, mgh होता है। इसका कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई डैम बना दिया, ठीक है, और इसमें पानी पूरा भर दिया, आपको इसमें पूछ रहा है कि भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आपको यही लगाना है mgh। यहाँ पे मास इसका दिया होगा, अगर मास नहीं दिया होगा तो एक चीज़ और दिया होगा, डेंसिटी इक्वल टू में क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो इसको आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये कभी कभी पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, आपको टर्म देगा वॉल्यूम में, डेंसिटी में, वाटर का डेंसिटी दे देगा, चाहे वाटर का डेंसिटी अगर नहीं हो देगा सीधे बोल देगा स्टैंडर्ड वाटर, तो आपको क्या ले लेना है, 1000 kg/m³, ठीक है, वाटर का डेंसिटी ये हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अगर वाटर का वॉल्यूम भी दे दे तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी मास निकाल करके, और इसमें ग्रेविटी आपको दिया रहेगा, उस डैम का हाइट दिया रहेगा, तुरंत आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना है। दूसरा क्या कि अगर आपको कुछ ही बोल देगा कि एक सामान है, छत के ऊपर रखा है, चाहे किसी खंबे के ऊपर रखा हुआ है, इतना kg उसका मास है, उसका एनर्जी कितना होगा, तो आपको जी पता ही होता है। अगर मान लिया जाए कि आपको आंसर जो दिया है वो राउंड फिगर में दिया है तो जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, राउंड फिगर में नहीं दिया है तो आप 9.8 ले लीजिए, और एच तो आपको हाइट देगा ही देगा, ठीक है। अगर हाइट नहीं देगा तो कोई क्लू देगा जिसके थ्रू आपसे हाइट निकलवाएगा, ठीक है। आप इसके साथ एक चीज़ और याद रखिए, क्यों, क्योंकि इतना से आपका काम नहीं चलेगा। देखिए क्या याद रखिए, आप यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा, तो आप गतिज ऊर्जा भी याद रखिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी। राइटिंग पे आप न जाइए, जो हम कंसेप्ट बोलते हैं उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा पेन टैब ऐसे ही चलता है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास देगा, वेलोसिटी देगा, उसके थ्रू निकालना। अगर वेलोसिटी नहीं देगा तो फिर आपको कोई इक्वेशन के थ्रू देगा जहाँ से आपको वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं देगा। आपको इसे साथ है क्या 3 चीज़ याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए गति का 3 इक्वेशन है। पहला क्या बोलता है कि v = में u + में at, जो मैं पहला लिख रहा हूँ वो पहला ही रहेगा, आप अपने मन से दूसरा मत कीजिएगा ना, तो एग्जाम में अगर दूसरा इक्वेशन पूछेगा तो आप चले जाइएगा। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या होता है कि ये पहला हो गया, दूसरा होता है s = में ut + में ½ at²। तीसरा क्या होता है v² = में u² + में 2as। ये तीनों इक्वेशन को अगर आपको गति का पहला इक्वेशन पूछे तो ये, दूसरा पूछे तो ये, और तीसरा पूछे तो ये। अब एक चीज़ यहाँ से आपको क्या कंसंट्रेशन वाली बात ध्यान क्या रखना है कि पहला इक्वेशन जो है आपका ये गति यानी कि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन देता है। किस में देता है, गति एंड टाइम में रिलेशन देता है। आपको यहाँ इसका ये जो u है इसको इनिशियल में 0 मान लेना है, और एक्सेलरेशन को अभी हम कंसीडर करके नहीं चल रहे हैं, तो ये किस में रिलेशन दे रहा है, वेलोसिटी और टाइम में। सीधे सीधे पूछता है कि वेलोसिटी और टाइम में गति का कौन सा इक्वेशन है जो रिलेशन देता है, तो पहला। दूसरा देखिए किस में दे रहा है रिलेशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, और किस में, टाइम में। तो ये किस में दे रहा है, विस्थापन यानी कि दूरी में, एंड किस में, टाइम में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा किस में दे रहा है, तो ये दे रहा है आपको वेलोसिटी में, वेलोसिटी यही गति ही है, वेलोसिटी में, एंड किस में, डिस्टेंस यानी कि दूरी में। तो इस तीनों इक्वेशन को आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि घुटने की टोपी को
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जानविका बोलते हैं। जैसे कि आप घुटना पे ऐसे, अभी अगर घुटना तो आपके पास होगा ही, तो हाथ लगा के ऐसे देखिए, जैसे कि एक छोटा सा आपको राउंड शेप में एक चीज़ें दिखेगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है, तब यानी कि प्लेटा बोलते हैं इसको, ठीक है। पटेला, पटेला बोलते हैं इसको, ठीक है। पटेला बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, मतलब ये इसका सतह थोड़ा गोला टाइप का होता है, ठीक है। मतलब ये जैसे कि आप घुटना को अभी हाथ से पकड़ के देखिए तो ये गोला टाइप का होता है। ये होता है कि इसका रूप जो होता है, मतलब इसको बोलते हैं यही, अगर अंग्रेजी में रहेगा तो यानी कि पटेला देगा आपको, ये ज़्यादातर चांस रहेगा दोनों में रहता है। तो आप अगर ये शब्द अगर आपको भारी लग रहा है हिंदी वाला, तो आप अंग्रेजी वाला याद रखिए, सिंपल बात है। आप यहाँ से ये क्वेश्चन और याद रख लीजिए, क्या कि जो सबसे बड़ा हड्डी जो होता है तो वो होता है क्या, फीमर होता है। सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है, फीमर। और ये कहाँ का हड्डी होता है ये भी पूछा जाता है, तो ये जांघ का हड्डी होता है, ठीक है। और सबसे छोटा भी देख लीजिए, सबसे छोटा कौन होता है, तो स्टेपिज, स्टेपिज होता है। और ये कहाँ का हड्डी होता है, तो कान का हड्डी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। अगर सपोज कीजिए ये तार है, तो इलेक्ट्रॉन महाराज अगर इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा आई किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखे होइएगा बहुत सारे घर में पति पत्नी होती है, तो ऐसे ही होता है, अगर वो इधर जा रहे हैं तो वो इधर जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा बात बिगड़ जाता है उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में और विद्युत धारा में कुछ ऐसा ही रिलेशन होगा। अगर ये इधर जा रहे हैं तो ये इधर जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एंजाइम जो होता है वो टाइलिन को किस में बदल देता है, तो वो माल्टोज में। देखिए सबसे पहले बात क्या है, जब आप खाना खाते हैं अपने मुंह में, जब आप खाना को लेते हैं तो क्या होता है, आपके मुंह से एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, टाइलिन के साथ वो मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो टाइलिन क्या करता है, उस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। आपके मुंह से जो सलाइवा निकलता है उस टाइलिन, मतलब उस टाइलिन, वो टाइलिन क्या करता है, आपके भोजन के साथ वो लग जाता है और उस में भोजन में जो भी स्टार्च है उसको माल्टोज में क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 में इस खोज के कारण उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको सिंपल बात क्या रखना है कि मतलब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जेम्स चैडविक ने। लेकिन आप यहाँ पे अब तीनों क्वेश्चन याद रखिए, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों, क्योंकि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो जे थॉमसन ने, और इसका खोज कब किया गया है, तो 1897 में किया गया। प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने। और इसका खोज कब हुआ है, तो 1920 में हुआ है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है इसके साथ, ऐसा नहीं कि ये डेट याद इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतना ही डिस्कशन करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। और इसका कौन, तो जेम्स चैडविक, अभी हम आपको बता ही दिए। तो इसका हम सिर्फ ईयर बता देते हैं, कब, तो 1932 में, वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्या होता है, सभी को होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो गुड है, लेकिन अगर आपको है तो मैं अभी क्लियर करा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि शैवाल को अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन यहाँ कवक में और शैवाल में काफ़ी टाइम में देखा हूँ ऐसा कि ऑफलाइन क्लास में लड़के कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक होता है कवक होता है, तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शैवाल को तो हम आपको बता ही दिए, शैवाल को तो हम बता ही दिए क्या, फाइकोलॉजी। लेकिन कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। देखिए अगर आपको याद नहीं तो एक छोटा सा बात याद रखिए। देखिए जैसे कि आप गांव में देखे होइएगा, जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना ही शुरू किया रहता है, अभी बहुत छोटा रहता है, तो अपने माँ के साथ रहता है जनरली। और जब भी कोई छोटा छोटा पक्षी उक्षी को देखता है तो वो एक ही बात बोलता है, माँ कौवा, ऐसे वो बोलते रहता है। मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग में इमेजिनेशन करना है, ठीक है। बोलते रहता है ऐसे कि माँ कौवा। मैं कई बार देखा भी है छोटे बच्चों को ऐसे बोलते हुए। तो क्या यहाँ पे क्या है, कौवा से क्या आपको कवक याद रखना है, ठीक है। और माँ से क्या, माइकोलॉजी। तो ये अगर ये टर्म अगर आपको एक याद है कि कौवा मतलब, और कौवा और ये किससे मतलब माँ से रिलेटेड है, तो मतलब माइकोलॉजी से क्या, कवक रिलेटेड हो जाएगा। तो शैवाल जो होगा अपने आप फाइकोलॉजी पे चला जाएगा, क्योंकि अगर आपको दो गो टर्म है और एक का रिलेशन पता है तो दूसरा का तो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। और ये जो आपको दिया हो यहाँ पे
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर्पिटोलॉजी, इसमें क्या होता है कि उभयचर का अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी में किसका? उभयचर का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उभयचर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, उभयचर ऐसे पशु पक्षी को बोलते हैं जो वो तो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी। जैसे कि आप सांप को देखे होइएगा, ठीक है, सांप को पानी में भी देखे होइएगा और ज़मीन पे भी। आप मेढक को भी देखे होइएगा, देखे है ना, मेढक वो पानी में भी रह लेता है, ज़मीन पे भी। केचुआ को भी देखे, कछुआ को भी देखे होइएगा, कछुआ को भी। ये सब क्या है कि तीनों जगह रह सकता है, तो इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। बाकी बैक्टीरिया में बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। और माइकोलॉजी हम आपको बहुत आसानी से बता दिए क्या, कि जब भी कौवा, मतलब कवक पे हम, मतलब जब भी कवक देखेंगे तो हमारे दिमाग कहाँ जाना चाहिए? कौवा पे। और हम जब छोटे बच्चा होता है तो क्या, माँ को हमेशा याद दिलाते रहता है कि माँ कौवा कौवा, ऐसी तरह से होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा की आणविक इकाई क्या है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का आणविक इकाई क्या होता है, तो ये होता है किलोवाट आवर। लेकिन आपका इतना से काम नहीं चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। देखिए आपका काम कितना से चल जाएगा वो देख लीजिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल देता है, मैं एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसा देखा हूँ कि उसमें था कुछ नहीं, लेकिन वो एक चीज़ें से फंसा दिया था, काफ़ी लोग छोड़ दिए, ठीक है। सबसे पहली बात, किलो वाट आवर, ये इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ये एक यूनिट के बराबर होता है। इसका अगर वैल्यू आपसे पूछ ले तो 3.6 इंटू में 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये कैसे आया ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता, चलिए मैं थोड़ा बताएंगे। देखिए यहाँ किलो है तो क्या हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। यहाँ वाट को अभी आप जूल पर सेकेंड कर लीजिए, ठीक है। वाट को सिर्फ आप जानते हैं जूल पर सेकेंड होता है। आवर में कितना होता है, तो 60 गुने में 60, मतलब 60 मिनट गुने में 60 सेकंड होता है। तो इतना हो गया, आप इसको गुना करिएगा तो ये चीज़ें आ जाएगा। लेकिन ये किस में आएगा, आवर, मतलब ये सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेते, यहाँ सेकंड आ गया। आपको वाट को क्या लिखे हैं, जूल पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, इसको आप गुना कर लीजिए कितना, 3.6 इंटू में 10⁶ क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि 1 कैलोरी इक्वल टू में 4.2 जूल होता है। ये एक रिलेशन, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, तीसरा आपको क्या याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ और के बराबर होता है। आपको अभी ये सब छोटा छोटा बात लग रहा होगा, लेकिन परीक्षा में छोटा बात कंफ्यूज करने के बाद आदमी बड़ा क्वेश्चन छोड़ देता है, ठीक है। तो आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सबको सीरियस ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है मानव शरीर में किन कोशिकाओं में न्यूनतम, मतलब क्या होता है कि वृद्धि होता है। ये सीधा सीधा बात क्या कह रहा है कि मानव पूरे शरीर के अंदर कौन सा ऐसा कोशिका है जो सबसे कम उसमें, मतलब वो रिकवरी करने की क्षमता सबसे कम होता है। तो ये मस्तिष्क एक ऐसा कोशिका है जिसको रिकवरी करने की क्षमता कम होता है। इसीलिए देखते हैं ना, जो हम हेलमेट नहीं लगाते, कभी कभी बाइक चलाते हैं लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और सरकार इतने रूल पास करते, क्यों? क्योंकि ब्रेन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर चोट लग गया तो आपको रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप गाड़ी अगर चलाते तो हमेशा हेलमेट लगा करके रखिए। अगर सपोज कीजिए पैर में चोट लग गया गिरने के बाद, चाहे हाथ में लग गया, तो रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में अगर लग गया तो रिकवर नहीं होता है। तो मस्तिष्क कोशिका जो है जल्दी रिकवर नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट किसका होता है, तो लीवर का होता है। किसका, लीवर का। तभी तो देखते हैं लोग एकदम दारू उड़ू पी लेते हैं, उसके बाद भी थोड़ा दिन के बाद अगर छोड़ देते हैं कंडीशन में, तो देखिएगा वो फिर से सब कुछ स्वस्थ हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर जो उनका खराब हुआ था वो रिकवरी बहुत जल्दी हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पार्श्वतंतु कोशिका, पिंड और अक्षतंतु निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो ये है तंत्रिका कोशिका के हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है, ठीक है, अदिश राशि नहीं है। मतलब क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, सदिश राशि पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बल, फोर्स। लेकिन आपको थोड़ा मैं और बताता हूँ। देखिए वो क्या बताऊँगा कि जैसे कि एक होता है क्या, सदिश राशि, सदिश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी। काफ़ी लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में कराइए। अभी मेरे पास ये टाइपिंग वूपिंग का सोर्स बहुत कम है, इसीलिए मैं एक ही लैंग्वेज में लेकर आता हूँ। हालांकि मैं पढ़ाने के लिए बेटर इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ पढ़ा हूँ इंग्लिश में ही, और हिंदी में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ सब कुछ, तो मतलब हिंदी में भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सदिश राशि में क्या होता है एक्चुअली, कि इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब क्या, परिणाम और दिशा। अगर हिंदी में बोले तो परिणाम एंड दिशा दोनों होता है। तो ये कौन कौन चीज़ होता है जिसमें ये सब होता है, तो मैं आपको अगर 4-5 उदाहरण दूँ तो क्या दे सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। किसी आदमी का ये कन्फ्यूजन तो नहीं ना कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर है तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, फोर्स,
ये सब कैसा है, इसमें आपके डायरेक्शन भी है आपको और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है। ये पहला मैं बता दिया। अगर दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा है अदिश, अदिश राशि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। ये वेक्टर था, ये है स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, परिणाम, परिणाम आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या हो जाएगा, दूरी हो गया, मतलब डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं तो यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। भार हो गया, ठीक है, आपका ताप, टेम्परेचर हो गया। ये सब क्या होता है कि मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। तो इसको आप और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहे हैं कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या बोलते हैं, तो केपलर के नियम बोलते हैं, ठीक है। केपलर जी ने ग्रहों की गति के नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे, तो 3 नियम बताए थे। और ये 3 नियम का हम विस्तार में चर्चा कहाँ पे करेंगे, तो जब भूगोल के अभी चैप्टर हम लेकर के आएंगे तो विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी आपको नाम बता देते हैं, सुन लीजिए। देखिए 3 नियम कौन है, तो एक कक्षाओं का नियम है, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम है, और तीसरा है कि आवर्त का नियम है। देखिए कक्षा के नियम में क्या होता है कि जो भी ग्रह जो मतलब अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, ऐसे ये हो गया दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ऐसे घूमता है, ठीक है। इसका डिटेल तीनों नियम का हम ज्योग्राफी में आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है वाष्पीकरण में किस प्रकार का रूपांतरण होता है। तो देखिए वाष्पीकरण जो होता है उसमें तरल से डायरेक्ट क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। लेकिन इतना से आपका काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो और क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण में होता है, आप ये तो समझ गए। देखिए सबसे पहले बात कि वाष्पीकरण 2 तरीके से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे, तो एक तो होता है जो डायरेक्ट भाप बन जाता है, और दूसरा क्या, उबालन होता है। जो भाप बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और दूसरा जो भाप बन मतलब जो बॉयल होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग। जैसे कि ये इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, भाप, और इसको क्या बोलते हैं, उबाल बोलते हैं, उबाल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे कि देखोगे, जैसे कि सपोज कीजिए आपके घर में अगर खाना बनता है, चाहे आप किसी बाटी में पानी को अगर गर्म करने के लिए मतलब डालते हैं हीट पे, किसी इंडक्शन पे, चाहे जहाँ भी चूल्हा पे डालते हैं, तो क्या देखते हैं, पानी वो तब उबलता है जब उस पानी का टेम्परेचर क्या हो, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए, तब बॉयलिंग के केस में तब उबलता है, तब वहाँ से भाप निकलता है। लेकिन यही आप किसी पोखर में देखे होइएगा, पोखर सब लोग समझते हैं ना, पोखर तालाब जो नदी होता है वहाँ, उसके पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है। लेकिन तभी भी आप देखे होइएगा समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पोखर का पानी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे होता है इवेपोरेशन। वो इवेपोरेशन किस वजह से होता है, क्योंकि उसके पानी का सतह का जो मतलब जो होता है प्रेशर वो कम हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे। तो वहाँ से क्या होता है, चीज़ें इवेपोरेट होने लगता है। अब मैं आपको एक पोखर बना के सिंपल दिखाता हूँ। देखिए इसमें पानी भरा है, अब इसका टेम्परेचर जो है वो अभी 100 डिग्री नहीं है, उससे कम है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें भाप बन के जो ऊपर की तरफ निकल गया, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन आप क्या किए, अब लौ दे दिए नीचे में, ठीक है। आप पतीला में पानी को चढ़ा दिए, ये आप यहाँ पे आग है आपके पास, ठीक है, आग है। अब यहाँ जो आप पानी डाले हुए हैं ये अब बॉयल होगा, क्या होगा, बॉयल। अब यहाँ से जो भाप वेपर निकलेगा इसको क्या बोलते हैं, बॉयलिंग बोलते हैं। तो ये दोनों एक्चुअली सरफेस फेनोमेना ही होता है, दोनों सरफेस पे ही हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ये आप यहाँ क्या देखें, दोनों केस में क्या होता है, तरल से डायरेक्ट वेपर में, तरल से कहाँ, वेपर मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो गया। आप चीज़ों को समझ गए होइएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ये आपसे यहाँ आवर्धन मूल के रूप में पूछ रहा है। आवर्धन, देखिए आवर्धन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये होता क्या है मैग्निफिकेशन, कि जो आपके पास इमेज का साइज है, मतलब साइज ऑफ इमेज बटे में क्या, मैं थोड़ा इधर ही करके यहीं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। जैसे कि लेंस का जो मैं अभी चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा उसमें ये चीज़ों को बहुत बढ़िया से बताऊंगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कैसे बनता है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर एक बार मैं उसका क्लास दे दिया ना आपको याद कोई भी चीज़ नहीं करना पड़ेगा। उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे दिमाग से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। देखिए अब ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का पावर, ये जो दिया हुआ है ये इमेज साइज बटे में ऑब्जेक्ट, मतलब ये इमेज बना ऊपर में जो है, और ये आपका जो ओरिजिनल जो साइज था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो अगर देखिए अगर इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाता है तो क्या होता है, मतलब इमेज 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इमेज का साइज बड़ा है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट साइज है उससे बड़ा चीज़ें दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसी का वैल्यू अगर 1 से कम आ जाता है तो इमेज का जो साइज है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटा दिखेगा। बात समझिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद ही आंसर में टिक लगा सकते हैं। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि वस्तु के आकार के सापेक्ष छवि का आकार, मतलब वस्तु के आकार का मतलब जो भी सापेक्ष है उसमें किसका, छवि का आकार, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवन रक्षा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो देखिए जीवन रक्षा हार्मोन के बारे में ये बात कर रहा है। तो जीवन रक्षा हार्मोन जो निकलता है कहाँ से, एड्रिनल ग्रंथि से ये निकलता है जीवन रक्षा हार्मोन, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बनता है, उसको भी याद रखना है क्या, कि इसको क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लड़ो, लड़े या उड़े हार्मोन भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये कब स्रावित ज़्यादा होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो उस टाइम में यही हार्मोन आपका क्या होता है, निकलने लगता है बाहर। आपको सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता में अकेले हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, तो वहाँ पर आपको अंदर से जो पावर आएगा, अपने आप को आप मोटिवेट करते हैं कि नहीं हम लड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। तो उस समय जो आपके बॉडी में जो स्रावित होता है वही हार्मोन है, ये एड्रिनल हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्या कर रहा है, सबसे आम स्विमिंग पूल में कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं। देखिए कीटनाशक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता होगा, क्लोरीन का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पे हैं तो मैं 5 मिनट का वीडियो आपको बिल्कुल ना बना के दूंगा, क्योंकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता के चला जाऊँ। तो अगर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, आपको भी पता है कि 5 मिनट में ट्रिक और डायरेक्ट ऑप्शन बता करके आपका भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो अगर आप पढ़ते ही हैं तो आप लंबा वीडियो देखकर मत भाइए, क्योंकि आपको पता है लंबा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ को निकालना पड़ता है, खोज करके ढूंढ करके सबका एक्सप्लेनेशन समझना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में क्या, मैं अगर इसको आपको सिर्फ ऑप्शन बताऊं तो 5 मिनट में बना के निकल जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अच्छे वीडियो है तो देखिए, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि 5 मिनट 10 मिनट में हो जाना चाहिए कवर, बिल्कुल नहीं भाई। 5-10 मिनट में अगर पढ़ के सरकारी नौकरी होता ना तो सबके पास सरकारी नौकरी होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे आम स्विमिंग पूल में कीटनाशक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग होता है। इसका जो है और एक लोकप्रिय नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा एक और नाम से भी इसको जानते हैं, क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और इसका मतलब स्विमिंग पूल जो भी होता है एक्चुअली ये क्या होता है, एक रासायनिक होता है, ठीक है। ये एक रासायनिक यौगिक है, इसका प्रयोग हम करते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है चीज़ों को, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया को सब कुछ को सफाई कर देता है, अच्छे से क्लीन कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस दोनों इस नाम से भी इनको जानते हैं, इनका लोकप्रिय नाम है। अगर ये भी पूछ ले आपको कभी ऑप्शन में, ये ना दे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले बात आपको जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से क्वेश्चन आता है तो यही टॉपिक से आता है, ठीक है। तो जाइलम का हिस्सा ये नहीं है, ये किसका हिस्सा है, तो फ्लोएम का है, फ्लोएम का हिस्सा है ये, ठीक है। और जाइलम का 4 गो पार्ट होता है, वो कौन कौन होता है, आप चारों पार्ट में दिखा देता हूँ, अब देख लीजिए। देखिए 3 पार्ट तो आपको लिखा ही यहाँ पे, ट्रैकिडा होता है जाइलम का पार्ट, ठीक है, और ये फाइबर होता है, ये भी जाइलम का पार्ट होता है, ये वाहिका होता है, ये भी जाइलम का, ये किसका पार्ट होता है, जाइलम का पार्ट होता है। आपको जाइलम का वर्क भी पता होना चाहिए, क्या काम है जाइलम का। तो जाइलम का काम है कि सभी जगह पौधों के अंदर पानी को पहुंचाना, यानी कि जल को पहुंचाना, यही लिख देगा इंग्लिश में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, वाटर। और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम होता है कि जितना भी मिनरल्स है उन चीज़ों को पहुंचाना, मतलब मिनरल्स को पहुंचाता है क्या, फ्लोएम। जैसे कि पौधों के द्वारा, पत्ती के द्वारा अगर भोजन को तैयार कर लिया तो जगह जगह पे फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये फ्लोएम क्या है,
तो इसका पार्ट कौन सा है, तो यही देखिए सहचर कोशिका, सहचर कोशिकाएं किसका, फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, अब ये हो गया जाइलम का 3 को तो आपको मैं बता दिया, एक और होता है जाइलम का पार्ट, वो क्या होता है, यहाँ पे मैं इसमें ही लिख देता हूँ। देखिए ये क्या होता है कि पैरेनकाइमा, तो इसका 4 गो पार्ट होता है। हो सकता है कि अगले बार ये ऑप्शन में आपको चेंज करके भी दे सकता है, तो इन चीज़ों को आपको इस सब का याद रखना है एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रक्रिया में किसी पादप से पानी की क्षति जल वाष्प के रूप में होता है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, हम अभी आपको वाष्पोत्सर्जन बहुत अच्छे से समझाए थे। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जल का क्षति होता है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि मिट्टी से हमेशा पानी को निरंतर अवशोषित किया जाता है। मतलब उसके द्वारा, जैसे कि आप देखे हुए किसान के खेत में कभी कहते हैं ना कि वो लोग कि अभी हाल बहुत अच्छा है, मतलब बीज जम सकता है, लेकिन थोड़ा दिन के बाद होता है क्या, उसमें हाल कम जाता है, मतलब उसमें बीज नहीं जम सकता, मतलब उसका पानी कहाँ चल गया, तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या हो गया, उड़ गया। जैसे कि आप पतझड़ के सीजन में ऐसा देखिएगा कि पत्ता में देखिएगा पत्ता झड़ गया रहेगा, लेकिन उसमें एक लाइनिंग कलर का बचा रहता है, वो क्या होता है, उसी के थ्रू उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्टोमाटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वो जो आप देखते हैं ना उसको बोलते हैं एस्टोमाटा बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्टोमाटा वही होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से वाष्पोत्सर्जन होता है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक अब समझ लीजिए इसको, मतलब बहुत अच्छे से मैं पीछे भी समझाया हूँ आज ही के लेक्चर में, तो आप उस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू होता है। आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो, एक बार आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट का मैं वेट करता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि इस तरह का लेक्चर बनाना चाहिए या नहीं। कोई लोग ऐसा लेक्चर देखने वाले भी है या नहीं, या सब लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि 10 मिनट में होना चाहिए और सिर्फ हमें ऑप्शन बता करके आप चले जाइए। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में 1 मिनट का टाइम भी आपका कहीं भी ख़राब नहीं करता हूँ। मैं कहीं भी नहीं बोलता हूँ, या स्टार्टिंग में भी नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ये आपका फ़र्ज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।